Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine. My name is इफ़ा जहाँ एंड जैसा कि आपको पता है कि हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और हम जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टडी कर रहे थे वो है प्रोटीन्स। हमने प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली, हमने प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया। आज प्रोटीन रिलेटेड हमारी लास्ट लेक्चर वीडियो है। इसमें हम ना सिर्फ प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, बल्कि रिमेंबर मैंने स्टार्ट में आपको प्रोटीन वाले टॉपिक के इंट्रोडक्शन में कहा था कि जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं इंशाल्लाह लास्ट पे इस रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए प्रोटीन से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक जो है कि है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात की तो हमने कहा कि प्रोटीन्स के बाद काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शंस को। जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी की तरफ स्ट्रक्चर जाएगा प्रोटीन का, वैसे वैसे उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपर या आप कह सकते हैं स्पेसिफिक होता जाएगा। कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी इन फंक्शन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई प्रोटीन्स इन सिंगल वेल डिफाइंड फैशन। कहते हैं कि इतने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन्स के कि बहुत मुश्किल है कि अगर हम प्रोटीन्स को एक ही सिंगल डिफाइंड फंक्शन में या फैशन में रखें। इसीलिए ज़रूरी है कि हम प्रोटीन्स की क्या कर सकें, क्लासिफिकेशन कर सकें। तो यही वजह है कि जब मैंने आपको प्रोटीन्स बताई थी तो हमने कहा था कि प्रोटीन्स को बेसिकली हम दो कैटेगराइज करते हैं, दो डिग्रीज में। नंबर वन में आपको कहा था कि कुछ प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं, कुछ प्रोटीन जो है वो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। इसी तरह आज जो है हमें प्रोटीन्स डिस्कस करनी है वो है फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन है। फाइब्रस प्रोटीन्स को हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी कहते हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन को हम फंक्शनल प्रोटीन भी कहते हैं। ये जब दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे मैं इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं उनकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। मैं पॉइंटर ऑन कर लूँ, अगर कुछ हाईलाइट करना वाला हुआ तो कर सकूँ। कह रहे हैं कि अगर हम फाइबर्स की बात करें, ये प्रोटीन्स की पर बात करें, ये फाइबर्स की बनी होती हैं। इनमें फिब्रल्स की फॉर्म में जो है वो आप कह सकते हैं अरेंज होती हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो इनमें वो कह रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। में इसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती है। इनकी ये प्रॉपर्टी होगी कि इनके स्ट्रक्चर में फिब्रल्स की फॉर्म में पॉलीपेप्टाइड चेन्स अरेंज होती हैं। वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। जब एक या एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो फिर वो कह रहे हैं कि इनमें जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन से आगे की बात चली जाती है स्पाइरल या फिर आप कह सकते हैं कि कॉइल फॉर्म में जो है वो फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। इसलिए हम इनको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा जाता है कि इनमें मोस्ट कॉमन है इस टाइप की प्रोटीन्स में। अगर हम बात करें तो ये इनसोल्यूबल होते हैं इन एक्वस मीडियम। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगी ना, जैसे आपको पता है कि हमने स्ट्रक्चरल प्रोटीन की डिटेल्स मैंने आपको पीछे बताया कि नेल्स हो गए, हेयर्स हो गई, स्किन हो गई। तो ये ऐसी प्रोटीन है बेटा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो हमें स्ट्रक्चरल अपीयरेंस देती हैं। अब फॉर एन एग्जांपल में अगर हम हेयर की बात करें या नेल्स की बात करें, ये हमने कहा कि ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। तो हमने कभी देखा है कि हमने इनको पानी के नीचे किया तो ये बिल्कुल उसमें हाल हो जाए, नहीं ना। तो हमने कहा कि जितनी भी फाइब्रस प्रोटीन है अपने माइंड में स्किन, नेल्स या हेयर्स की एग्जाम्पल रखनी है ताकि आपको ये प्रॉपर्टी याद करना आसान हो जाए कि ये इनसोल्यूबल है, किसी भी एक्वस मीडियम में ये हल फाइब्रस प्रोटीन्स हल नहीं होती है। इनकी प्रोटीन्स की हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं कि दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन नहीं होते। और अगर इनकी नेचर देखें तो ये इलास्टिक होती, थोड़ी ये इलास्टिक होती, बिल्कुल कंपैक्ट फॉर्म में ये सख्त हार्ड नहीं होते, थोड़ी इलास्टिक नेचर के होते हैं। अब एक और बात बता दूं, आप लोग यहाँ ये प्रॉपर्टीज डिटेल से समझ लोगे ना तो अगली जो प्रॉपर्टीज है ना ग्लोबुलर की वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है, तो आपको ये समझ आ जाएंगे तो वो तो याद करना बहुत आसान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं सेल्स में या फिर ऑर्गेनिजम्स में। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि फाइब्रस प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात करते हैं सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म से हम लेते हैं। अब आपको पता है ये जो है वो स्पेशल वेब बनाता है, मतलब ये सिल्क वॉर्म जिसको हम रेशम का कीड़ा बोलते हैं ना, ये रेशम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं मायोसिन हो गए, जो आपको पता है हमने पीछे भी पढ़ा था मसल सेल्स में होता है। फिब्रिन जो है वो ब्लड क्लॉट करवाता है, जो है केराटिन आपको पता है हेयर्स, नेल्स, ठीक है, इनमें होता है। तो कहने की बात है कि ये कुछ टाइप्स हमने या एग्जांपल दे दी कि इनकी फाइबर्स की जो कि हमें स्ट्रक्चरल अपीयरेंस देती हैं। हमने बात कर ली ब्लड क्लॉट कराती हैं, कुछ नेल्स हमारी, कुछ हेयर्स हो गई, ये हमारे स्ट्रक्चरल अपीयरेंस की बात हमने कहा दी कि ये होते हैं। फिर हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि ये एक या एक से ज़्यादा चेन रखते हैं। इनका स्ट्रक्चर में इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने कहा कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये इंसोल्यूबल होती हैं, इनमें नॉन क्रिस्टलाइन इनका स्ट्रक्चर होता है और इनकी नेचर देखें तो वो इलास्टिक होती है।
आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फाइब्रस प्रोटीन, जब हम ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करेंगे तो वो बिल्कुल ऑपोजिट आपको याद करना आसान हो जाएगा। कहते हैं कि दे आर स्फेरिकल, इनकी शेप की बात करें स्फेरिकल है, एंड इलिप्सोइडल है। इलिप्सोइडल की बात करें तो कहते हैं कि ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये या तो राउंड होती हैं, बिल्कुल गोल होती हैं, ठीक है, या वो कहते हैं ओवल शेप होती हैं। इलिप्सोइडल का मतलब होता है ओवल शेप। क्लियर है? दे आर स्पाइरल और एलिप्सोइडल इन शेप ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। कहते हैं कि अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैंने आपको हीमोग्लोबिन की बात की थी कि बहुत ही कम्पैक्ट फॉर्म में गुच्छेनुमा जो है इनकी अपीयरेंस होती है। कहते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जो जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन ना सिर्फ गोल स्पाइरल शेप में होते हैं बल्कि एलिप्सोइडल शेप में भी अरेंज होती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। पिछले हमने कहा था कि सेकेंडरी है, यहाँ टर्शियरी स्ट्रक्चर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वो रिमेंबर हमने कहा था कि वो इनसोल्यूबल होती हैं, बट ये जो है ये सोल्यूबल हो जाती हैं इन एक्वस मीडियम। हम जब इनकी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ना, एंजाइम्स वगैरह एंटीबॉडीज, तो आपको पता है एंजाइम को वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम की जरूरत होती है तब, तो इसीलिए ये जो प्रोटीन्स होती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन वो किसी भी एक्वस मीडियम में सोल्यूबल हो जाती है। सच एज वो कहते हैं कि सॉल्ट सोल्यूशन में हल हो जाती हैं, सोल्यूशन ऑफ एसिड बेसिस, कुछ एक्वस जो है वो अल्कोहल में भी ये जो है आप कह सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन डिजोल्व हो जाती है। मतलब ना सिर्फ पानी में बल्कि कुछ सार सोल्यूशन, एसिड बेस सोल्यूशन या फिर एक्वस अल्कोहल में भी ग्लोबुलर प्रोटीन हल हो जाती है। अब वो हमने कहा था कि वो नॉन क्रिस्टलाइन है, ये क्या है, ये क्रिस्टलाइज्ड नेचर की है। दे डिसऑर्गेनाइज विद चेंजेस इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कहते हैं कि ये अपने आप को डिसऑर्गेनाइज कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जैसे फिजिकल या फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा इनके अंदर भी, इनके स्ट्रक्चर में भी क्या आ जाएगा, ये अपने अंदर का स्ट्रक्चर भी क्या कर लेंगे, डिसऑर्गेनाइज कर लेंगे, तब्दील कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, वहाँ हमारा स्ट्रक्चरल अपीयरेंस दे रहा था। मैंने आपको बात स्टार्ट में ही कहती थी कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स हो गए, जब मैंने एंटीबॉडीज का आपकी डिटेल बताई थी वो, हार्मोन्स हो गए, हीमोग्लोबिन जो है वो भी आपको पता है ग्लोबुलर प्रोटीन है क्योंकि उनकी शेप भी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? तो ये जो है वो हमने यहाँ तक का डिफरेंस पढ़ा। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे आ जाता है, व्हाट आर फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, मैंने आपको क्वेश्चन के साथ नोट्स भी बना दिए कि जब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो आपने मेरी पहली स्लाइड फाइब्रस वाली और दूसरी स्लाइड आपने ग्लोबुलर वाली सेम एज इट इज छाप देनी है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इनसोल्यूबल थी, ये सोल्यूबल है, वो नॉन क्रिस्टलाइन थी, ये क्रिस्टलाइन है। उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है बॉडी में, ये हमारे जो है वो फंक्शनल रोल प्ले करता है। इनमें हमने कहा कि स्पाइरल या फिर एलिप्सोइडल शेप होते हैं, और फिर हमने इनकी एग्जाम्पल में एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन और कुछ हीमोग्लोबिन डिस्कस कर ली। क्लियर हो गया? यहाँ तक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट बेटा मैंने आपको कहा था कि हम जैसे ही कंप्लीट होगा एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के सारे जितने भी हमने प्रोटीन रिलेटेड टॉपिक अपलोड किए उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलें जी, फर्स्ट एमसीक्यू स्टेटमेंट देख लें। आपको लिखा हुआ है कि वैक्सीज प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर। अब वैक्सीज जो है वो वाटर बैरियर प्रोवाइड करता है इंसेक्ट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, शिप्स के लिए, या ऑल ऑफ अबव। अब जब आपने पीछे वैक्सीज का टॉपिक पढ़ा होगा तो मैंने आपको जब वहाँ स्टेटमेंट पढ़ाई थी तो वहाँ स्लाइड में भी मैंने बताया था कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर हमने कुछ एनिमल की बात की जिसमें स्पेसिफिकली हमने शिप की बात की थी कि वहाँ जो वैक्सीज हैं वो वाटर बैरियर के तौर पर एक्ट करती हैं। जिनको तो ऑप्शन डी लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि है द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड इज कॉल्ड। अब ये रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि कुछ हेट्रोजीनियस नेचर के ग्रुप होते थे। अब जब आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ लिया, जब मैं आपको इसके ऑप्शन दूंगी तो आई होप काफ़ी सारे बच्चों को लिपिड जो है वो क्लियर हो जाएगा। हमने बात की थी कि लिपिड जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि फैटी एसिड रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी, ये पूछना के चेहरा, आप ऑब्जेक्टिव देख लें और ऑप्शंस देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है, क्वाइल्ड प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, या डबल क्वाइल्ड प्रोटीन है। अभी हमने रिसेंट डिस्कस किया कि जो हीमोग्लोबिन है उसका जो स्ट्रक्चर है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, और ये एग्जांपल हमने ग्लोबुलर प्रोटीन में डिस्कस की, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। बेटा इसका फोर्थ एमसीक्यू इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि है पेप्टाइड बॉन्ड इज आ। बताएं पेप्टाइड बॉन्ड क्या है या किसके दरमियान होता है? अब आप मुझे बताएं, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान होता है। अभी जब हमने
रिसेंट डिस्कस की थी पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड, जब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, तो मैंने वहाँ पेप्टाइड लिंकेज पढ़ाई थी। तो रिमेंबर जब हम दो डिफरेंट अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज बना रहे थे, तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया था, तो कार्बोक्सिलिक का सी कार्बन और अमाइनो ग्रुप का एन जो है वो आपस में बॉन्ड बना रहा था। कौन सा बॉन्ड बना रहा था? पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा था। तो पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है इज अ कार्बन नाइट्रोजन लिंक को कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा हम अपना फिफ्थ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड। नीचे आप ऑप्शन देखें और आप बताएं कि इनमें से कौन से लिपिड नहीं है। रबर हो गया, काइटिन हो गया, क्यूटिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। आपने जब लिपिड्स की मैंने एग्जांपल पढ़ाई थी, तो आपको पता होगा कि मैंने लिपिड्स में रबर, काइटिन और कोलेस्ट्रॉल का वर्ड यूज किया था कि ये सारी क्या है, इनकी एग्जांपल्स हैं। तो जाहिर है क्यूटिन जो है वो लिपिड एक नहीं है। क्लियर है एमसीक्यूज यहाँ तक। नेक्स्ट बेटा स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। हमारा सिक्स एमसीक्यू जो कि है अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय। अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं किस लिंकेज के थ्रू? अमाइनो एसिड जो है वो अटैच होते हैं जी। ईस्टरिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, या फिर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, या पेप्टाइड बॉन्ड है। अमाइनो एसिड वाला जो हमने प्रोटीन में ही डिस्कस किया, क्योंकि डिफरेंट पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड अटैच करके तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर दे रहे थे। तो हमने कहा कि ये अमाइनो एसिड जब अटैच करेंगे तो किसके थ्रू? जब हमने कार्बन नाइट्रोजन, मैंने आपको लिंकेज बताई थी, तब भी मैंने पेप्टाइड बॉन्ड का वर्ड यूज किया था। तो अमाइनो एसिड में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कह रहे हैं कि द अमाइनो एसिड्स आर मेनली डिफरेंट फ्रॉम। अमाइनो एसिड्स किन से डिफरेंट होते हैं। आपको जब मैंने याद है, जब मैंने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि कुछ चीज़ें जो है वो सिमिलर होंगी हर अमाइनो एसिड में। वो क्या होगा? अमाइनो ग्रुप भी सेम होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी सेम होगा। हाँ, उनका जब अल्काइल ग्रुप में चेंज आएगा, तब हमने कहा था कि पूरे के पूरी अमाइनो एसिड भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हमने ग्लाइसिन की एग्जाम्पल में कहा था कि ग्लाइसिन ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके अल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन लगा होता है। और हमने एलानिन की एग्जाम्पल दी थी, तो हमने कहा था कि एलानिन ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके कायल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था। क्लियर है? चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। अब मेरे साथ जो है ना वो ये रिवीजन भी होती है आपके साथ, मेरे साथ जब मैं आपको करवा रही हूँ, तो आपकी रिवीजन भी होगी और आपको खुशी भी हो रही होगी कि हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो कहते हैं फॉस्फोटाइडाइल टिडाइल कोलिन जो है वो इज वन ऑफ द कॉमन। जब मैंने आपको फॉस्फोटिडाइल कोलिन पढ़ाया था, कहते हैं वन ऑफ द कॉमन क्या है? हमने क्या पढ़ा था? वो फॉस्फोलिपिड है, वो स्फिंगोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, टर्पेनॉइड है। वो क्या है? एट्थ का ऑप्शन किसको फॉस्फोलिपिड लग रहा है? जिनको तो लग रहा है वो तो बिल्कुल ठीक है। हमने जब फॉस्फोलिपिड वाला टॉपिक पढ़ा था, तब मैंने आपको कहा था, अब हिंट याद कर लेना, फॉस्फोटिडाइल कोलिन है तो फॉस्फोलिपिड ये एक कॉमन फॉस्फोलिपिड है। नाइन्थ वाला ऑप्शन देखने, कहते हैं कि हेलिकल शेप ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इज ड्यू टू प्रेजेंस विद इन मॉलिक्यूल। कहते हैं कि हेलिकल शेप पॉलीपेप्टाइड की किस वजह से होती है? कोवलेंट बॉन्ड की वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से होती है, या पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होती है बेटा। जब याद है मैंने आपको कहा था कि जब ये अपने आप को हेलिकल शेप में देते हैं पॉलीपेप्टाइड, तब जब अमाइनो एसिड आमने सामने होते हैं तो उनके हाइड्रोजन जो है वो अटैच होते हैं, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वो स्पाइरल शेप अपीयरेंस लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे आज के लेक्चर की लास्ट वीडियो, जिसमें हमने कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने हैं, वो है कि कैराटिन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। सॉरी, ये प्रोटीन लिख रहा है प्रेजेंट इन। अब आपने पीछे जब इसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कैराटिन की एग्जांपल दी, तो आप मुझे बताएं कैराटिन प्रोटीन नेल्स में अपीयरेंस देती है, या ब्लड है, या मसल्स हैं, किसको फॉर्मेशन देती है? जिनको नेल्स लग रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हमने अभी रिसेंट जब हमने फाइब्रस प्रोटीन पढ़े थे, तब हमने कैराटिन में नेल्स की एग्जांपल दी थी कि नेल्स अपीयरेंस कैराटिन प्रोटीन की वजह से होते हैं। अच्छा जी, लास्ट एमसीक्यूज है हमारा आज का, जो कि है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहे हैं। अब अगर नहीं याद आपको, आप ऑप्शंस देख के आपको याद हो जाएगा कि उसका राइट ऑप्शन था 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मेटिक एसिड। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे प्रोटीन के टॉपिक रिलेटेड। आई होप आपको प्रोटीन्स पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ए टू जी। मैंने डिटेल जो है वो वन बाय वन आपके साथ शेयर की, और ये उसके लास्ट पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी, और जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने साथ साथ आपके लेक्चर वीडियो में भी बताती गई। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इजीली आपको कन्वे कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।